फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक का मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आए। ये जो आंकड़े हैं इशारा कर रहे हैं कि वाकई में आने वाले समय में यस बैंक में कुछ कमाल हो सकता है। साथ में फ्रेंड्स, यस बैंक की जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है उसका बढ़ा हुआ एनपीए। उसके निपटारे की पूरी तैयारी हो चुकी है और जिस तरह से पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है उससे लग रहा है कि बहुत कम समय में यस बैंक पूरी तरह से एनपीए फ्री हो सकती है। जो बड़े बड़े उसके डिफॉल्टर है उनके पास से पैसे रिकवर हो सकते हैं। तो बड़ी बड़ी अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में क्वार्टर 3 के रिजल्ट के आंकड़े हमने देखे थे, लेकिन इस बार अब क्वार्टर 4 भी आने वाला है तो आंकड़े बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके पीछे वजह क्या उसको भी जानेंगे। साथ में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जो इन्वेस्टमेंट किया उनको भी डिस्कस करेंगे और सारी बातों को जानने के बाद यह समझने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में जो निवेश किया है क्या वो आगे जाके हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है या फिर यहां पे हमारा लॉस हो सकता है। काफी लोगों को लगता है कि यस बैंक का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे लोगों की बहुत सारी एक बड़ी संख्या है जो कहते हैं कि यस बैंक में सब कुछ खराब है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे यस बैंक को तो दूसरी बैंकों से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर चुके हैं यस बैंक। जिस तरह से कम समय में अपने आप को इसने साबित किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है और इसके दम पे कह सकते हैं कि इस समय जो प्राइस है वो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में है। आने वाले समय में इसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ सकती है। जब ये यस बैंक पूरी तरह से पटरी पे थे उस समय इसकी प्राइस 400 के ऊपर थी। उसके बाद में बहुत कुछ बदलाव हुआ। काफी लोग डरते हैं सिर्फ इसके लिए कि कुछ शेयर जो है वो लॉक इन पीरियड में है, वो शेयर जब आ जाएंगे तो क्या होगा। ऐसी डर का जो माहौल है उसी वजह से बहुत ज्यादा लोगों में पैनिक माहौल बनता है और फिर यहां पे प्राइस नहीं बढ़ती है। ये सेम चीज आईआरएफसी के अंदर भी हो रही है। आईआरएफसी इतनी शानदार कंपनी है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। कंपनी रेलवे को फाइनेंस करती है और बाहर से जो फाइनेंस लाके वहां पे एनपीए बनने की भी कोई संभावना नहीं, प्लस बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश करे। उसके बावजूद भी आप देखोगे तो आज भी आईपीओ प्राइस से वो नीचे स्टॉक मिल रहा है। तो ऐसी कुछ रीजन बन जाते स्टार्ट से जिस वजह से लोगों का रुझान उसकी तरफ नहीं जाता है और इसका फायदा बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर उठाते हैं, जिसका सबूत आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर यस बैंक के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 14.55 पर था और यहां पे बुधवार को 0.68% की गिरावट हमें देखने को मिली थी और उसके बाद में आपको पता ही इस बार लंबी छुट्टी है बाजार की। अब आप देखोगे तो स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके नीचे भी आया है, लेकिन ये सिर्फ आपको यस बैंक में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बहुत सारे छोटे स्टॉक है जो काफी नीचे आए और उसके पीछे वजह भी हमने डिस्कस की थी कि एफआई ने काफी ज्यादा क्वाली की है काफी समय से। लेकिन अब जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले। मार्च की शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुके हैं क्वार्टर 4 की। तो आप देखोगे कि एफआई ने सितंबर में 13.89% की अपनी होल्डिंग ली हुई थी। दिसंबर में उसको बढ़ा के 14.87% किया था, लेकिन मार्च में एफआई की होल्डिंग 16.22% तक चली गई है। यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। यानी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे एफआई। और आपको पता ही होगा बाजार की पार की नजर सिर्फ एफआई के पास है। एफआई को पता है कि कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए जहां पे कम समय में उनको अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो जिस तरह से एफआई का इन्वेस्टमेंट यहां पे बढ़ा है यस बैंक में, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में यस बैंक कमाल करने वाली है और इसीलिए एफआई की यहां पे होल्डिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब यहां पे डीआई देखे हमारे जो घरेलू निवेशक बड़े फंड हाउस, तो उनकी होल्डिंग में कुछ कमी आई है। आप देखोगे तो वो लगातार कम हो रही है। 39.90% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 38.86 हुई और यहां पे अब देखोगे तो इस बार 38.76 हुई है। तो कोई बड़ी संख्या नहीं है, मामूली सी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन अच्छी खासी होल्डिंग बड़े फंड हाउस ने लेके रखी हुई है। अब यहां पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.54% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में बढ़ा के 0.57 किया था, लेकिन इस बार म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 0.47% किया है। बस अदर्स की करे तो 46.21% की होल्डिंग सितंबर में थी, 47.27 हुई दिसंबर में और 45.02% हुई इस समय। तो अब आप देखोगे कि होल्डिंग जनरल पब्लिक की बहुत कम हो चुकी है। जिस तरह से लोगों को डराया गया था उसका यहाँ पे असर देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा लोग यस बैंक से दूर हो गए। इसीलिए जनरल पब्लिक की होल्डिंग काफी ज्यादा घट गई है और इसका फायदा उठा रहे बड़े फंड हाउस एफआई की होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। यह इशारा है कि वाकई में आने वाले समय में यस बैंक कमाल कर सकता है। यहां पे आप देखोगे तो जो म्यूचुअल फंड ने निवेश किया उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 4.54 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके 0.88% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप ने 4.18 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, 0.88% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने 3.14 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, 0.89% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन ने 1.15 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.21% की होल्डिंग ली है। और फिर
आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप 150 ETF ने 1.07 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 0.94% की होल्डिंग ली है। और उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ने 1.00 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 1.12% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.59 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 0.80% की होल्डिंग ली। तो ये कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यस बैंक के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसका बढ़ा हुआ है एनपीए। राणा कपूर ने पूरी तरह से डुबाया है यस बैंक को। ऐसी ऐसी कंपनियों को उन्होंने लोन बांटा जो पूरी तरह से डिफॉल्ट हो चुके थे, डूबने की कगार पर थे, उनको उन्होंने लोन बांटा, वो सारा का सारा बाद में लोन एनपीए बन गया। तो यहाँ पे उस बड़े डिफॉल्टर की जो अमाउंट है उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है अनिल अंबानी का। सबसे बड़ी रकम अनिल अंबानी के पास, यानी करीब 12,800 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन लिया था यस बैंक से। उसके बाद में सेकंड नंबर है एसएल ग्रुप का, सुभाष चंद्रा का, यानी जी नेटवर्क ग्रुप, जिनका 8,400 करोड़ रुपए का बड़ा एक अमाउंट है। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे है डीएचएफएल के वाधवान बंधु, जिनका 4,735 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट जो है ये यस बैंक की। अब यहाँ पे निपटारे होने शुरू हो चुके। अब आप देखोगे तो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां बिकनी शुरू हो चुकी है। तो अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस कैपिटल भी बिकने जा रही है और ये इसकी नीलामी होने वाली है एनसीएलटी के तहत। तो यहां पे आप देखोगे कि टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप इसको खरीदने के लिए लाइन में आ चुके। यहां पे आप देखोगे कि यस बैंक भी इंटरेस्ट ले रही है। यस बैंक का बड़ा कर्ज वसूल करना है उसको अंबानी से, तो वो भी रिलायंस कैपिटल में इंटरेस्ट ले रहे। यस बैंक चाहते हैं कि रिलायंस कैपिटल को उसके कर्ज के बदले में लिया जाए। तो आप देखोगे यहां पे नाम निकल के आ रहे, गौतम अदानी, साथ में टाटा ग्रुप और यस बैंक रिलायंस कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ले रहे। अब ये इंटरेस्ट क्यों ले रहे, इसके पीछे भी वजह फ्रेंड्स। अब रिलायंस कैपिटल की बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनियां जैसे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस सिक्योरिटीज, रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, ये अलग अलग सब्सिडियरी कंपनियां रिलायंस कैपिटल के भाग है। यहां पे आप देखने को मिलेगा आपको कि रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। अगर ये कंपनी इनको मिलती है तो ये एक ऑलरेडी बनी बनाई इनके पास एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां जिसके माध्यम से अपने कर्ज को वो कम करने की कोशिश कर सकते हैं और जो भी उनका जो इनके पास एनपीए है उसको खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये कमाने वाली सारी कंपनियां ये बैंकों से संबंधित है। ये जो इतना भी ये बिजनेस है ये सारा का सारा यस बैंक के बिजनेस से संबंधित है और इसलिए अगर ये कंपनी इनको मिल जाती तो बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी एक साथ में यस बैंक को मिल सकती है और इसीलिए उसके ऊपर अपना कब्जा करने की। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो बड़े ग्रुप जिस तरह से कोशिश कर रहे, अदानी ग्रुप और साथ में टाटा ग्रुप, तो जल्द ही जो पैसे बाकी है अनिल अंबानी के ऊपर वो निकलने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। तो आप देखोगे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है यस बैंक के लिए कि जो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है उनसे पैसे आने की संभावना बनने लगी है। आपने देखा ही होगा पिछले उनके जो रिलायंस सेंटर था, जो हेड ऑफिस उनका, उसके ऊपर भी कब्जा किया था यस बैंक ने और काफी बड़ी रकम उन्होंने अपनी वहां से वसूल कर ली थी। अब जो सेकंड डिफॉल्टर है वो है सुभाष चंद्रा एसएल ग्रुप के। और यहां पे आप देखोगे तो इन्होंने अपनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत बना ली है डिश टीवी के ऊपर और आप देखोगे कि यहां पे 25% की इनकी हिस्सेदारी है डिश टीवी के अंदर और ये अब करीब 5,270 करोड़ रुपीज का कर्ज है एसएल ग्रुप के ऊपर। तो यहां पे जिस तरह से पकड़ मजबूत कर ली है यस बैंक ने, तो अब सुभाष चंद्रा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो अब उन्होंने कहा है कि हम वापस अपने शेयर लेंगे यस बैंक से और इसके लिए हम जो रकम हो गई उसको चुकाएंगे। तो उनकी तरफ से जिस तरह से अब वो सरेंडर हो चुके, ये रकम अब उनको चुकानी होगी यस बैंक को, तभी उनके शेयर वापस मिल पाएंगे। तो अब आप ये देख लो कि यस बैंक को जल्द ही ये कर्ज भी मिलने वाला है जो एसएल ग्रुप के ऊपर बकाया है। तो लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही है। दूसरी तरफ वाधवान बंधु का मामला तो पूरा सलट चुका है। पीरामल ग्रुप ने ऑलरेडी डीएचएफएल को अपने कब्जे में ले लिया है। एनसीएलटी की कार्रवाई करते हुए ये कंपनी उन्होंने नीलामी में जीत ली है। अब वहां से जो पैसे रिकवर होकर मिलेंगे, क्योंकि पीरामल ग्रुप जो भी उन्होंने प्लान बनाया उसके तहत जो है रकम देने वाले, तो एक तरह से आप देख लो कि यस बैंक धीरे धीरे पूरी तरह से एनपीए फ्री होने वाली है। बहुत सारी जो रकम डिफॉल्ट हो गई है वो सारी आने वाली है और ये जो मैनेजमेंट है प्रशांत कुमार का, ये तगड़ा काम कर रहा है क्योंकि इनके पास एक मजबूत टीम है और इसीलिए लगातार रिकवरी भी हो रही है। तो आने वाला समय बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है यस बैंक का। जो लोग अफवाह फैलाते रहते हैं कि यस बैंक में कोई भविष्य नहीं, उनको एफआई के आंकड़े देखने चाहिए। जिस तरह से एफआई अग्रेसिव तरीके से खरीदारी करे उससे एक बात समझ में आती है कि वाकई में यस बैंक में दम है और इसीलिए एफआई यहां पर बहुत बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। और यहां पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इन्होंने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया था बहुत ही बेहतरीन था और Q4 के आंकड़े जो हमने इस बार देखे हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक है। उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस बार Q4 का रिजल्ट और भी बेहतरीन हो सकता है। और जो लोग कह रहे थे कि कंपनी इस बार बैंक लॉस दिखाएगी, वो बात तो अब होने की कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने आंकड़े देखे हैं, काफी अच्छे हैं। अब आप देखोगे तो Q3 में कंपनी ने
सॉरी बैंक ने 2.15 थाउजेंड रुपीज का अपना रेवेन्यू बताया था, जहां पे 35.72% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 265.76 करोड़ रुपए थी, जहां पे 79.96% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.11 था, जहां पे 83.33% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.34% था, जहां पे 32.69% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो सारे आंकड़े बहुत ही शानदार थे, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट पेश किया उन्होंने क्वार्टर 3 का, और इस बार क्वार्टर 4 का रिजल्ट इससे भी बेहतर हो सकता है। तो कोई नहीं रोक पाएगा यस बैंक को यहां पे। तो यही मौका जब यस बैंक में निवेश करें, आने वाले समय में ये वाकई में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको यस बैंक से दूर हो जाना चाहिए। यहां पे शॉर्ट टर्म में आपको लॉस की संभावना बन सकती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, अगर भयंकर गिरावट बाजार में होती है तो ये स्टॉक कहां तक जा सकता है और पॉजिटिव माहौल बनेगा तो कहां तक जा सकता है, इसके लिए एक बार इसके पिवोट लेवल चेक करेंगे। तो लगातार ऐसे ही बड़ी गिरावट होती है तो 13.48 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 11.32 तक स्टॉक जा सकता है, और यहां पर भी अगर स्टॉक नहीं रुकेगा तो फिर 9.93 तक जा सकता है। ये तभी संभव है जब बाजार में 5-6 हजार पॉइंट की और बड़ी भयंकर गिरावट हो जाए। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 17.03 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 18.42 की प्राइस में देखने को मिल सकती है, और यहां तक स्टॉक पहुंच गया फिर 20.58 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा, और ये 20 को क्रॉस कर गया तो फिर ये रॉकेट बन सकता है।